अच्छा, एक बात सोचिए, जब एक रबर बैंड को खींचते हैं तो वो वापस अपनी जगह पर क्यों आ जाता है, लेकिन अगर एक पेपर क्लिप को मोड़ दें तो वो वैसा ही मुड़ा हुआ क्यों रह जाता है? देखिए, ये कोई जादू नहीं है, ये है शुद्ध भौतिकी। तो आज हम इसी खिंचाव, मुड़ाव और टूटने के पीछे के विज्ञान को समझने वाले हैं। चलिए इस दिलचस्प दुनिया में गोता लगाते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि चीजें वापस अपनी शक्ल में क्यों आती हैं या हमेशा के लिए क्यों बदल जाती हैं। फिर हम उनकी अपनी एक खास भाषा सीखेंगे, प्रतिबल और विकृति। इसके बाद हम उनके बर्ताव के एक बहुत ही जरूरी नियम यानी हुक के नियम को जानेंगे। फिर देखेंगे कि उनकी सहन शक्ति की हद क्या है और आखिर में ये समझेंगे कि ये सारा ज्ञान हमारी दुनिया बनाने में कैसे काम आता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। जब किसी चीज पर कोई जोर लगाया जाता है तो ऐसा क्या होता है कि कुछ चीजें तो वापस अपनी पुरानी शक्ल में लौट आती हैं, जबकि कुछ हमेशा के लिए बदल जाती हैं? जरा इस सवाल के बारे में सोचिए तो ये एक बहुत ही आसान सी पहेली लगती है ना? लेकिन इसका जवाब हमें पदार्थों के दो बिल्कुल अलग अलग स्वभावों की तरफ ले जाता है, प्रत्यास्थता और सुघट्यता। और यहीं से हमारी कहानी का पहला अध्याय शुरू होता है। तो यहाँ पर पदार्थों की दो बिल्कुल अलग अलग स्वभाव सामने आते हैं। एक है प्रत्यास्थता, जैसा रबर बैंड में होता है, जैसे ही आप जोर हटाते हैं वो फट से अपनी पुरानी शक्ल में वापस आ जाता है। और दूसरा है सुघट्यता, जैसे गीली मिट्टी या पुट्टी, एक बार आपने उसे दबा दिया या उसका आकार बदल दिया तो वो हमेशा के लिए वैसा ही रह जाता है। चलिए अब इस रहस्य में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। देखिए, अगर हमें ये कहानी समझनी है तो हमें पहले पदार्थों की अपनी भाषा सीखनी होगी। और अच्छी बात यह है कि इस भाषा में सिर्फ दो ही मुख्य शब्द हैं, प्रतिबल यानी स्ट्रेस और विकृति यानी स्ट्रेन। तो ये प्रतिबल आखिर है क्या? इसे ऐसे समझिए, जब आप किसी चीज को खींचते या दबाते हैं तो उसके अंदर के अणु भी अपनी जगह पर बने रहने के लिए एक जवाबी जोर लगाते हैं। यही जो अंदरूनी प्रतिरोध है उसे ही प्रतिबल कहते हैं। ये बाहरी बल के खिलाफ पदार्थ का अपना आंतरिक संघर्ष है और इसे पास्कल में मापा जाता है। और विकृति, ये तो बस उस प्रतिबल का नतीजा है। ये हमें सिर्फ इतना बताता है कि उस अंदरूनी तनाव की वजह से चीज का आकार कितना बदला, वो कितना खींचा, दबा या मुड़ा। मान लीजिए 10 सेंटीमीटर की कोई चीज 1 सेंटीमीटर खींच गई तो उसकी विकृति हुई 0.1, क्योंकि ये एक अनुपात है, इसकी कोई इकाई नहीं होती। ये बस एक नंबर है जो बताता है कि बदलाव कितना हुआ। अब यहाँ एक और मजेदार बात है, प्रतिबल और विकृति की अलग अलग बोलियां भी होती हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि जोर लगाया कैसे जा रहा है। अगर किसी चीज को सीधा खींचा या दबाया जाए तो उसे अनुदैर्ध्य कहते हैं। अगर उसे मोड़ा या फिसलाया जाए तो वो अपरूपण कहलाता है। और अगर उसे पानी के अंदर की तरह हर तरफ से एक बराबर दबाया जाए तो उसे द्रवस्थैतिक कहते हैं। तो अब जब हम पदार्थों की भाषा के ये मूल शब्द समझ गए हैं तो चलिए उस नियम को जानते हैं जो ज्यादातर समय उनके बर्ताव को कंट्रोल करता है। ये किसी भी पदार्थ की कहानी का सबसे सीधा साधा और प्रिडिक्टेबल हिस्सा है। ये है हुक का नियम, एक बहुत ही सरल लेकिन दमदार सिद्धांत। इसका मतलब बस इतना है कि जब तक आप किसी चीज पर एक हद के अंदर जोर लगाते हैं वो एक तय तरीके से ही बर्ताव करेगी। मतलब जितना ज्यादा जोर उतना ही ज्यादा खिंचाव, बिल्कुल सीधा साधा हिसाब किताब। और ये रहा इसका सरल सा सूत्र। इसमें जो के है, जिसे प्रत्यास्थता गुणांक या मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं, वो बस एक नंबर है जो हमें ये बताता है कि कोई पदार्थ कितना जिद्दी या कठोर है। स्टील के लिए ये नंबर बहुत बड़ा होता है, मतलब उसे खींचना बहुत मुश्किल है, और रबर के लिए ये नंबर काफी छोटा होता है। लेकिन तब क्या होता है जब हम किसी पदार्थ को हुक के नियम की इन सरल सीमाओं से भी आगे धकेल देते हैं? अब हम कहानी के सबसे नाटकीय, सबसे ड्रामेटिक हिस्से में दाखिल हो रहे हैं, और ये है प्रतिबल विकृति वक्र। इसे किसी पदार्थ की पूरी जिंदगी के नक्शे की तरह सोचिए। ये दिखाता है कि कैसे वो शुरुआती दौर की प्रत्यास्थता से शुरू होकर अपनी ताकत की चरम सीमा तक पहुंचता है और फिर आखिर में टूट जाता है। इस सफर पर पहला पड़ाव है आनुपातिक सीमा, जहां सब कुछ हुक के नियम के हिसाब से एकदम ठीक ठाक चलता है। लेकिन फिर आता है पराभव बिंदु। ये वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है। अगर इस बिंदु को पार कर लिया
तो पदार्थ कभी भी पूरी तरह से अपने पुराने आकार में वापस नहीं आएगा। कुछ बदलाव हमेशा के लिए रह जाएगा। एक बार जब कोई पदार्थ इस पराभव बिंदु को पार कर जाता है तो वो सुघट्य क्षेत्र में चला जाता है। यहाँ ऐसा लगता है जैसे उसने बाहरी ताकत के आगे हार मान ली है और अब स्थायी रूप से अपना आकार बदल रहा है। अब जरा सा भी अतिरिक्त जोर उसमें बहुत ज्यादा खिंचाव पैदा कर देगा। और फिर आता है कहानी का क्लाइमैक्स, परम तन्य सामर्थ्य। ये वो सबसे ज्यादा तनाव है जिसे कोई पदार्थ टूटने से ठीक पहले तक झेल सकता है। और इसके ठीक बाद आता है कहानी का अंत, विभंजन बिंदु, जहाँ पदार्थ आखिरकार अपनी लड़ाई हार जाता है और टूट जाता है। और ये हमें दिखाता है कि हर पदार्थ की कहानी एक जैसी नहीं होती। तन्य पदार्थ जैसे स्टील टूटने से पहले बहुत ज्यादा खिंचते हैं और हमें एक तरह की चेतावनी देते हैं। वहीं दूसरी तरफ भंगुर पदार्थ जैसे कांच बिना किसी चेतावनी के अचानक से टूट जाते हैं। तो पदार्थों के बर्ताव की ये पूरी कहानी विज्ञान और इंजीनियरिंग के लिए इतनी जरूरी क्यों है? चलिए देखते हैं कि ये ज्ञान असल में हमारे चारों ओर की दुनिया को कैसे बनाता है। देखिए, इन नियमों को समझना एक सुरक्षित और काम करने वाली दुनिया बनाने के लिए बहुत जरूरी है। इंजीनियरों को बिल्कुल ठीक पता होना चाहिए कि क्रेन की केबल कितना वजन उठा सकती है या पुल का बीम टूटने से पहले कितना झुक सकता है। हर चीज की एक सीमा होती है और ये नियम हमें उन सीमाओं को समझने में मदद करते हैं। किसी पदार्थ की मजबूती यानी खिंचाव के खिलाफ उसकी जिद को मापने के लिए हम यंग गुणांक का इस्तेमाल करते हैं। स्टील का यंग गुणांक बहुत ज्यादा होता है, मतलब उसे थोड़ा सा भी खींचने के लिए बहुत जोर लगाना पड़ता है। और यही वजह है कि हम बड़ी बड़ी इमारतों और पुलों के लिए स्टील पर भरोसा करते हैं। ये नंबर क्या है? ये हमारी धरती पे किसी भी पहाड़ की लगभग अधिकतम ऊंचाई है, करीब 10 किलोमीटर। पर ऐसा क्यों? क्योंकि अगर कोई पहाड़ इससे ज्यादा ऊंचा होता है तो उसके अपने ही वजन की वजह से उसके आधार की चट्टानों पर इतना ज्यादा दबाव पड़ेगा कि चट्टानें प्लास्टिक की तरह बर्ताव करने लगेंगी और पहाड़ ढह जाएगा। ये प्रकृति का अपना इंजीनियरिंग का नियम है। तो आज हमने देखा कि ये नियम हर जगह मौजूद हैं। हमारी दुनिया की हर चीज को एक अदृश्य तरीके से आकार दे रहे हैं। और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है, हमारी दुनिया को आकार देने वाली ऐसी और कौन सी अदृश्य भौतिक सीमाएं हैं जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन जो असल में हमारे चारों ओर सब कुछ कंट्रोल कर रही हैं?